इसके बाद आगे लिखा हुआ है गैंग्लियोनिक ट्रांसमीटर, ठीक है। ट्रांसमीटर का लफ्ज़ बेसिकली निकला है ट्रांसमिटेंस से। इसका मतलब क्या होता है, एक जगह से दूसरी जगह भेजना या फिर मुंतकिल करना। लेकिन यहाँ इसका मतलब क्या है, यहाँ इसका मतलब ये है हमारे पास न्यूरो ट्रांसमीटर। इस बात को थोड़ा और डेप्थ में देखते हैं। देखिए हमारे पास होता क्या है, जैसे कि ये प्री गैंग्लियोनिक न्यूरॉन है, ठीक है। ये ब्रेन से निकला या फिर स्पाइनल कॉर्ड से निकला, ठीक है। ये क्या है, हमारे पास प्री गैंग्लियोनिक न्यूरॉन है। अब ये प्री गैंग्लियोनिक न्यूरॉन जहाँ ख़त्म हो रहा है, ठीक है, जहाँ ख़त्म हो रहा है, यानी कि ये देखें, ये इसका एक्सॉन, ये एक्सॉन टर्मिनल, ठीक है। ऐसे ही होता है ना, एक्सॉन टर्मिनल। अब ये जो एक्सॉन टर्मिनल होता है ये बिल्कुल करीब होता है, ठीक है, बिल्कुल करीब। जो सेकंड न्यूरॉन होगा हमारे पास, जो सेकंड न्यूरॉन ये कंटिन्यू हो रहा है, ठीक है, ये सेल बॉडी उसका एक्सॉन है, ये एक्सॉन टर्मिनल है, ठीक है, ये बिल्कुल करीब होता है। यहाँ पर डायग्राम में दूर दिखाया हुआ है, बिल्कुल करीब, ठीक है। और यहाँ पर हम जानते हैं कि ये प्री गैंग्लियोनिक न्यूरॉन होगा और ये पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन। पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन में क्या होता है हमारे पास, यानी कि ये जो ख़त्म हुआ है यहाँ पर ना, ठीक है, तो ये हमारे पास एक है, इस तरीके से बहुत सारे क्या होंगे हमारे पास, न्यूरॉन होंगे, ठीक है। तो उन कलेक्शन ऑफ सेल बॉडीज़ को हम क्या कह रहे थे, गैंग्लियन कह रहे थे, ठीक है। तो एक्सॉन और इस पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन, यानी कि जो गैंग्लियन है हमारे पास, गैंग्लियन, इनके दरमियान जो फासला है बहुत ही कम होता है, यानी कि 20 to 40 नैनोमीटर, इसने बात की, इतना कम फासला, इसको हम कहते हैं साइनेप्टिक क्लेफ्ट कहते हैं इस फासले को, ठीक है। तो बेसिकली हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर जो ये जो यानी कि जो गैप है ना होने के बराबर है, बिल्कुल स्मॉल सा गैप है। तो हमारे पास यहाँ से सिग्नल आएगा, ठीक है, चाहे सिंपैथेटिक हो या फिर चाहे पैरासिम्पैथेटिक हो, फ़र्क नहीं पड़ता। दोनों में क्या होगा, हमारे पास जो सिग्नल कैरी होगा, ठीक है, तो जो सिग्नल आएगा हमारे पास वो बेसिकली कौन सा केमिकल रिलीज़ करेगा, केमिकल यहाँ से रिलीज़ होगा एक्सॉन टर्मिनल से, एसिटाइल कोलिन। हमेशा यही न्यूरो ट्रांसमीटर रिलीज़ होगा, ठीक है, चाहे सिंपैथेटिक की बात करें चाहे पैरासिम्पैथेटिक की बात करें, ठीक है। एसिटाइल कोलिन एक बार साइनेप्टिक क्लेफ्ट में रिलीज़ हो गया, फिर क्या होगा हमारे पास, ये फ़ौरन से जो पोस्ट सिनेप्टिक हमारे पास मेम्ब्रेन, ये जो पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन है, ये फ़ौरन से क्या करेंगे, इसके जो सेल बॉडीज और डेंड्राइट्स हैं वो फ़ौरन से क्या करेंगे, इस केमिकल को कैच करेंगे। दैन हमारे पास ये सिग्नल जो होगा, यानी कि जो जा रहा था नर्व इम्पल्स, अब वो यहाँ इस नर्व में कैरी होगा, इस न्यूरॉन में कैरी होगा। अब इसके बाद यहाँ देखें तो गैंग्लियोनिक ट्रांसमीटर जो यहाँ पास है, इसकी जो शक्ल बनाई गई है, ये ब्लू कलर का हमारे पास गोल दायरा है, ठीक है। जबकि अगर हम बात करें न्यूरो इफेक्टर ट्रांसमीटर की बात करें तो इसकी शक्ल क्या है, चेंज है, ठीक है, ट्रायंगल। यानी कि वजह क्या है हमारे पास, जब यहाँ पर एक केमिकल रिलीज़ हुआ था, ठीक है, तो वही केमिकल यहाँ पर रिलीज़ होगा सेकंड, यानी कि पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन से, नहीं ऐसा नहीं होगा, ठीक है, इसमें फ़र्क है, इसलिए शक्ल भी चेंज की गई। यहाँ पर सर्किल था, यहाँ पर ट्रायंगल किया गया। देखिए न्यूरो इफेक्टिव ट्रांसमीटर का मतलब क्या होता है, न्यूरो का मतलब नर्व, इफेक्टर का मतलब यानी कि वो ऑर्गन जिस पर ये जो सिग्नल लेके जा रहा है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हार्ट पे लेके जा रहे हैं तो हमारा इफेक्टर ऑर्गन क्या होगा, हार्ट होगा। अगर लीवर है तो लीवर पे लेके जा रहे हैं तो इफेक्टर क्या होगा हमारे पास, लीवर होगा, ठीक है। और ट्रांसमीटर का मतलब क्या होता है हमारे पास, ट्रांसमीटर का मतलब मैसेज ट्रांसफ़र करने वाला केमिकल, ठीक है। तो यहाँ पर कौन सा केमिकल होगा, अगर हम बात करें सिंपैथेटिक सिस्टम की, सिंपैथेटिक में और पैरासिम्पैथेटिक में, दोनों में जो प्री गैंग्लियोनिक न्यूरॉन होते हैं वो केमिकल रिलीज़ करते हैं एसिटाइल कोलिन, ठीक है। लेकिन फ़र्क कहाँ होता है, फ़र्क होता है पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन में। पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन में सिंपैथेटिक क्या रिलीज़ करेंगे, हम बस रिलीज़ करेंगे नॉरएपिनेफ्रिन। अब नॉरएपिनेफ्रिन रिलीज़ करेंगे, जबकि यहाँ पर जो पैरासिम्पैथेटिक में जो पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन होगा वो कौन सा केमिकल रिलीज़ करेगा, एसिटाइल कोलिन, ठीक है। अच्छा, अब ये सिंपैथेटिक वाला पोस्ट में नॉरएपिनेफ्रिन क्यों रिलीज़ कर रहा है, ताकि जो ऑर्गन है उसको क्लियर मैसेज मिले, ठीक है, कि कौन सी कंडीशन है, इमरजेंसी कंडीशन है, ठीक है, तो अपनी जो काम था उसको बढ़ा दो, ठीक है। अब यहाँ एक सवाल पैदा होता है कि हमारे पास सिंपैथेटिक की बात करें तो सिंपैथेटिक में जो प्री गैंग्लियोनिक न्यूरॉन है वो हमारे पास पैरासिम्पैथेटिक की तरह एसिटाइल कोलिन ही निकाल रही है, लेकिन हमारे पास जो पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन है वो किस तरीके से नॉरएपिनेफ्रिन निकाल रहे हैं, यानी कि रस्से में कुछ बदल रहा है, यानी कि यहाँ पर एसिटाइल कोलिन आया और यहाँ पर नॉरएपिनेफ्रिन कैसे बन गया, ठीक है। तो ये सवाल पैदा होता है। तो इसका जवाब क्या, हमारे पास हर न्यूरॉन की स्पेशलिटी होती है, ठीक है। हमारे पास हर न्यूरॉन की जो सेल बॉडी होती है ना वो बहुत ही स्पेशल होती है, ठीक है, क्योंकि सेल बॉडी में क्या है, न्यूक्लियस है, ठीक है। और जो हमारे पास सेल बॉडी का साइटोप्लाज्म है बेसिकली वो बड़े काम किया, उसमें जो ऑर्गेनेल है ना, खासतौर पर अगर हम बात करें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात करें, हम बात करें राइबोसोम की, तो सेल बॉडी में जो न्यूरॉन की सेल बॉडी है इसमें ऑर्गेनेल होते हैं, ठीक है। हमें हमें जब डायग्राम बनाते हैं अक्सर में हमें ऐसे बनाया जाता है, ठीक है। तो बेसिकली ऐसा नहीं होता, ठीक है, न्यूक्लियस है और ये साइटोप्लाज्म है, इसमें ऑर्गेनेल होते हैं, ठीक है। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और राइबोसोम वगैरह, ठीक है, ये हमारे पास वो इंजाइम बनाते हैं जो इंजाइम न्यूरोट्रांसमीटर बनाने की हेल्प करेंगे, न्यूरोट्रांसमीटर बनाने में हेल्प करेंगे, ठीक है। तो अगर हम बात करें प्री गैंग्लियोनिक न्यूरॉन की, तो इसमें इसकी सेल बॉडी में, सेल बॉडी के साइटोप्लाज्म में जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है और राइबोसोम है वो एंजाइम बना रहे हैं, जो कि क्या बना रहे हैं, एसिटाइल कोलिन निकालेंगे, ठीक है।
ठीक है। इस तरीके से पोस्ट गैंग्लियनिक न्यूरॉन की बात करें तो इसकी सेल बॉडी में, तो इसकी सेल बॉडी यानी कि सेल बॉडी के साइटोप्लाज्म में वो एंजाइम बन रहे हैं जो कि क्या करेंगे, जो नॉरएपिनेफ्रिन निकालेंगे। यानी कि हर हर न्यूरॉन की स्पेशलिटी है कि वो क्या कौन सा एंजाइम बनाएगा और वो एंजाइम कौन सा केमिकल बनाएगा। ठीक है। फिर अगली चीज़ लिखी हुई है इफेक्टर ऑर्गन। इफेक्टर ऑर्गन यानी कि वो ऑर्गन जो कि केमिकल का सिग्नल रिसीव करेगा, यानी कि जिस पर केमिकल आएगा, ठीक है, और उस केमिकल के रिजल्ट में क्या करेगा, ये रिस्पॉन्स करेगा, उसको हम कहेंगे इफेक्टर ऑर्गन। ठीक है। तो हमारे पास ये जो पोस्ट गैंग्लियनिक न्यूरॉन है, ठीक है, ये पोस्ट गैंग्लियनिक न्यूरॉन है जो बेसिकली हमारे पास अपना केमिकल रिलीज़ किया है यहाँ पर। ठीक है। वो इस ऑर्गन के जो रिसेप्टर होगा उस पर आके लगेगा। ठीक है, लगेगा, फिर काम शुरू होगा। अच्छा, पोस्ट गैंग्लियनिक न्यूरॉन और इस इफेक्टर ऑर्गन के दरमियान तकरीबन कितना फासला होता है। ठीक है, तो ये फासला वेरिएबल होता है हमारे पास, तकरीबन 80 नैनोमीटर से लेकर ये कई माइक्रोमीटर तक हो सकता है। जबकि हमारे पास जो प्री गैंग्लियनिक न्यूरॉन है और पोस्ट गैंग्लियनिक न्यूरॉन में इसमें जो फासला होता है बहुत ही कम होता है, जैसे कि 20 से 40 नैनोमीटर तक फासला होता है। ठीक है, यानी कि बहुत कम फासला है। लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता, इसमें फासला थोड़ा ज़्यादा हो सकता है। ठीक है। अच्छा, और इस बेसिकली हम जंक्शन को यानी कि इस फासले को क्या कहेंगे, जो पोस्ट गैंग्लियनिक न्यूरॉन और न्यूरो इफेक्टर ऑर्गन के दरमियान जो फासला है, इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे न्यूरो इफेक्टर जंक्शन। ठीक है, न्यूरो इफेक्टर जंक्शन, इसको हम साइनेप्टिक क्लेफ्ट नहीं कहेंगे। दो न्यूरॉन के दरमियान जो फासला है उसको हम कहते हैं साइनेप्टिक क्लेफ्ट, और जो फासला पोस्ट गैंग्लियनिक न्यूरॉन इफेक्टर ऑर्गन के दरमियान है उसको हम क्या कहेंगे, न्यूरो इफेक्टर जंक्शन। ये जो फासला है हमारे पास इसमें वाइड है और इसमें क्या होता है हमारे पास बहुत ही कम होता है। ठीक है, तो इसका एक रीज़न है। रीज़न क्या है, हमारे पास जो ये पोस्ट गैंग्लियनिक न्यूरॉन है, ठीक है, ये सिग्नल क्या रहती है हमारे पास, अक्सर इसके जो नर्व टर्मिनल होते हैं वो जो इफेक्टर ऑर्गन होगा उसके ऊपर से गुजरते हैं, यानी कि ऊपर से गुजरते हैं और क्या करते हैं हमारे पास ये फैल जाते हैं, यानी कि जगह जगह से क्या निकाल रहे होते हैं, केमिकल निकाल रहे होते हैं। तो इसलिए ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि जो इनका असर है वो वाइड हो, यानी कि फैला हुआ असर हो, जगह जगह यानी कि केमिकल रिलीज़ करेंगे, फिर जहाँ पर इनके जो रिसेप्टर्स होंगे वो उन केमिकल को पकड़ेंगे और काम शुरू हो जाएगा। ठीक है, जबकि इसमें ऐसा नहीं था। ठीक है, इसमें ऐसा नहीं था। हमारे पास प्री गैंग्लियनिक न्यूरॉन जो था वो जो केमिकल रिलीज़ कर रहा था उसको जगह जगह फैलाना नहीं था, उसको एक ही कलेक्शन ऑफ सेल बॉडीज थी और उसमें वो केमिकल डालना था। फिर हमारे पास जो सेल बॉडी के डेंड्राइट से वो रिसीव कर रहे थे केमिकल, यानी कि इसमें वाइड नहीं करना था। ठीक है, जबकि इसमें ऐसे वाइड करना है, फैलाना है उस सिग्नल को। ठीक है, तो इसलिए क्या होता है हमारे पास जो ये गैप होता है वो ज़्यादा हो सकता है, ज़्यादा होता है। ये सब बातें हमने ऊपर डायग्राम में डिस्कस कर ली हैं। सिर्फ ये बात हमने डिस्कस नहीं की थी कि जो हमारे पास सिंपैथेटिक की बात करें या पैरासिम्पैथेटिक की बात करें, दोनों में जो प्री गैंग्लियनिक न्यूरॉन होती हैं वो कौन सी होती है हमारे पास, यानी कि उन पर शीट चढ़ी हुई होती है, यानी कि माइलेटेड शीट जो होती है, माइलेटेड शीट वो चढ़ी हुई होती है। ठीक है, दोनों में। अच्छा, जबकि पोस्ट गैंग्लियनिक न्यूरॉन में जो होता है हमारे पास सिंपैथेटिक में पैरासिम्पैथेटिक में, दोनों में क्या होते हैं, ये नॉन माइलेटेड होते हैं। पोस्ट गैंग्लियनिक न्यूरॉन क्या होता है, नॉन माइलेटेड, यानी कि इन पर कोई शीट नहीं चढ़ी हुई थी। शीट चढ़ने का यानी कि हम बोल सकते हैं फ़ायदा क्या होता है, जो न्यूरॉन है ये मोटा हो गया, इसको इंसुलेशन मिल गई, एंड क्या होता है हमारे पास ये जो सिग्नल था जो कि आ रहा था ब्रेन से आया था, स्पाइनल कॉर्ड से वो सिग्नल बहुत तेज़ी से यहाँ पर फ्लो करेगा, बहुत तेज़ी से। ठीक है, इस माइलेटेड शीट का फ़ायदा होता है। ठीक है, लेकिन जब पोस्ट गैंग्लियनिक न्यूरॉन तक पहुँचेगा तो उसमें कोई शीट नहीं है। ठीक है, तो इसलिए हमारे पास जो सिग्नल होगा वो एज़ कम्पेयर टू हमारे पास प्री गैंग्लियनिक न्यूरॉन उतना फास्ट स्पीड से ट्रैवल नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पर ज़रूरी क्या है, ज़रूरी यहाँ पर हमारे पास ज़रूरी है वाइड स्प्रेड, यानी कि जो सिग्नल है हमारे पास अब ऑर्गन तक जाना है। ठीक है, वो ऑर्गन कोई भी हो सकता है, तो उस ऑर्गन की हमारे पास जगह जगह यानी कि उस ऑर्गन में जगह जगह ये सिग्नल को फैला सके, इसलिए क्या हमारे पास ये माइलेटेड शीट नहीं चढ़ी हुई, क्योंकि अगर माइलेटेड शीट चढ़ी हुई होती तो ये जो नर्व होता थोड़ा मोटा हो जाता। ठीक है, और इसलिए जो पोस्ट गैंग्लियनिक न्यूरॉन होते हैं, जो नर्व होते हैं वो पतले होते हैं। ठीक है, एज़ कम्पेयर टू प्री गैंग्लियनिक न्यूरॉन। ठीक है, क्योंकि इन्होंने ऑर्गन में नहीं जाना, ऑर्गन में जाना है इन्होंने। ठीक है, यानी कि ऑर्गन के कोने कोने में क्या करना है, इन्होंने केमिकल को रिलीज़ करना है, तो इसलिए ये पतले होते हैं। ठीक है, एंड सेकंड इंपॉर्टेंट बात कि हमारे पास जो ये जो माइलेटेड शीट है इसके बनाने में क्या लगती है, बॉडी की बहुत एनर्जी कंज्यूम होती है। ठीक है, तो जहाँ ज़रूरी था वहाँ बना ली गई, यहाँ ज़रूरी था क्योंकि सिग्नल को यहाँ पर फ़ौरन से ट्रांसफ़र करना था। ठीक है, तो यहाँ पर माइलेटेड शीट है, जबकि पोस्ट गैंग्लियनिक न्यूरॉन में सिंपैथेटिक में या पैरासिम्पैथेटिक में, दोनों में हमारे पास माइलेटेड शीट नहीं है। अब अगली हेडिंग हमारे पास है अफेरेंट न्यूरॉन। अफेरेंट न्यूरॉन यानी कि वो न्यूरॉन जो हमारे पास ऑर्गन से सिग्नल लेके आ रहे हैं, ऑर्गन से सिग्नल लेके आ रहे हैं सीएनएस तक। सीएनएस में क्या इंक्लूड है, ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, तो सिग्नल लेके आएंगे ऑर्गन से, ब्रेन हो सकता है या फिर हमारे पास सिग्नल लेके आएंगे स्पाइनल कॉर्ड तक, तो उन न्यूरॉन को कहते हैं हम अफेरेंट न्यूरॉन। बहुत ही आम सा लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट डिफरेंस इसके बाद कि अफेरेंट और इफेरेंट में क्या फ़र्क है। देखें, मैंने पढ़ा था ऊपर इफेरेंट, तो इफेरेंट न्यूरॉन में क्या था, हमारे पास एक हमारे पास प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन था, फिर हमारे पास पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन था, बीच में गैंग्लियन था, ऐसे ही था ना। ठीक है, यानी कि दो थे यानी कि इसमें। ठीक है, तो लेकिन जब हमारे पास एफेरेंट न्यूरॉन की बात करें तो इसमें बेसिकली जो ऑर्गन से सिग्नल लेके आ रहा है सीएनएस तक, ठीक है, ये एक सिंगल कंटिन्यूस लॉन्ग नर्व फाइबर होता है। ठीक है, इसमें कोई वो गैंग्लियन नहीं है, सिंगल लॉन्ग कंटिन्यूस नर्व फाइबर होगा।
फिर लिखा हुआ है कि रिफ्लेक्स, हमारे पास जो एफेरेंट न्यूरॉन है, ठीक है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे पास, ठीक है, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा है। क्या करती है वो? रिफ्लेक्स रेगुलेशन करती है। रिफ्लेक्स का मतलब यानी कि ऑटोमेटिक, जो काम हमारी मर्जी के बगैर हो। रेगुलेशन यानी कि कंट्रोल में रखना। अब इस सब बातों को हम दोबारा से समझने की कोशिश करते हैं। देखिए हमारे पास जो अफेरेंट न्यूरॉन है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है समझना। देखिए हमारा जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है वो बिल्कुल ब्लाइंड तरीके से काम नहीं करता, बल्कि उसे बॉडी के अंदर होने वाली तब्दीलियों का पता चल जाता है बिकॉज ऑफ दिस अफेरेंट न्यूरॉन। कैरोटिड साइनस और एओर्टिक आर्क, इन दोनों जगह पर क्या है, बेसिकली हमारे पास कुछ स्पेशल सेंसर्स होते हैं जो कि क्या कर लेते हैं, जो कि खून के प्रेशर को, नालियों में जो खून का प्रेशर है उसको फील कर लेते हैं। बाकी जगह पर बॉडी में है ये सेंसर्स, लेकिन ना होने के बराबर है। ज़्यादा क्वांटिटी में कहाँ है? कैरोटिड साइनस में, एओर्टिक आर्क में, जो कि खून के प्रेशर को फील करता है, ठीक है। अच्छा हमारे पास जो ये दो जगह है ना, यहाँ पर क्या होता है, खून की नालियाँ जो होंगी बहुत ही नाजुक होंगी, बहुत ही नाजुक, बहुत ही पतली होंगी, ठीक है। बाकी जगह पर ऐसा नहीं होगा, ये क्या है, बहुत ही नाजुक है। सेकंड चीज़ हमारे पास क्या होगी कि अगर हम इन नालियों को देखें तो इन नालियों की दीवारों में क्या है, बेसिकली इलास्टिक फाइबर्स, हम जानते हैं नाली दीवार में क्या इलास्टिक फाइबर्स है, ठीक है। लेकिन ये स्पेशल इसलिए है क्योंकि इन जगहों पर जो नालियाँ हैं उनकी दीवारें जो है इलास्टिक फाइबर से बनी हुई है, बिल्कुल सही है। लेकिन उनके अंदर क्या है, नर्व फंसी हुई है। क्या फंसी हुई है? नर्व्स, ठीक है। नर्व्स क्या है, फंसी हुई है। अब जैसे ही हमारे पास खून का प्रेशर आता है, ज़्यादा या कम होगा, तो ये नर्व्स दब जाएंगी, ठीक है। नर्व्स को फील हो जाता है, ठीक है, और सिग्नल कहाँ लेके जाती है? ब्रेन तक, ठीक है। तो बहुत ही सेंसिटिव हमारे पास एरियाज है। इन फंसी हुई नर्व्स को हम क्या कहते हैं? बैरो रिसेप्टर। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये प्रेशर को फील करती हैं। अब हुआ क्या, पहले हमारे पास कि जो खून की नालियाँ थी उनमें किसी भी वजह से क्या हो गया, हमारे पास वो कॉन्स्ट्रिक्ट हो गई, यानी कि खून का प्रेशर बढ़ गया। क्या बढ़ गया? बीपी बढ़ गया, ठीक है। अब जब ये बढ़ा प्रेशर, यानी कि नालियाँ कॉन्स्ट्रिक्ट है और खून का भाव क्या है, वो तेज़ी से आ रहा है, ठीक है। तो ये जब ये इस तरीके से ब्लड प्रेशर हाई वाला जो खून है बेसिकली हमारे पास कहाँ जाएगा, जब जाएगा इन जगहों पर, ठीक है, यानी कि कैरोटिड साइनस में, एओर्टिक आर्क में गया, तो क्या होगा हमारे पास, ये जो नालियाँ हमने कहा बहुत पतली है इनकी दीवारें, हमने कहा ना, ठीक है। तो जब यहाँ जाएगा हमारे पास ये खून हाई प्रेशर वाला, तो ये क्या करेगा, ये इन नालियों को धकेलेगा बाहर की तरफ। जब ये नालियों को धकेलेगा तो ये पतली नालियाँ, इनमें क्या है हमारे पास, इन नालियों की दीवारों में नर्व एंडिंग, यानी कि जो नर्व्स हैं, ठीक है, उनका आखिर का हिस्सा फंसा हुआ है, ठीक है। नर्व एंडिंग है बेसिकली हमारे पास, ठीक है। तो ये नर्व क्या हो जाएंगे, दब जाएंगे। जब ये नर्व दबेंगे तो क्या होगा, सिग्नल जाएगा दिमाग तक, ठीक है। अच्छा, अब जितना हमारे पास ये नर्व दबेंगी, यानी कि जितना खून का बहाव था तेज़ी से आ रहा था, जितना ये नर्व दबेंगी उतना ही तेज़ से क्या होगा, सिग्नल जाएगा ब्रेन तक। अगर हम बात करें कैरोटिड साइनस की, तो कैरोटिड साइनस, अगर कैरोटिड साइनस ये जगह, ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पर क्या होगा, सिग्नल कौन लेके जाएगा दिमाग तक, हमारे पास लेके जाएगा ग्लेसोफेरेंजियल, यानी कि क्रेनियल नर्व 9 लेके जाएगी सिग्नल, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें एओर्टिक आर्च की बेसिकली, तो सिग्नल कौन लेके जाएगा, सिग्नल लेके जाएगा हमारे पास वेगस नर्व, जो कि क्रेनियल नर्व कौन सी है, 10 है। अब दिमाग ने समझ लिया है कि खून का प्रेशर बॉडी में हाई है, तो दिमाग क्या करेगा, हमारे पास इफेरेंट जो ब्रांच होती है उसको इन्फ्लुएंस करेगा। इफेरेंट मतलब यानी कि वो जो सिग्नल लेके आ रही होगी ब्रेन से। अब दिमाग वेगस नर्व के इफेरेंट फाइबर्स, यानी कि इफेरेंट फाइबर यानी कि वो मोटर फाइबर, बेसिकली मोटर फाइबर जो कि क्या कर रहे हैं, दिमाग से सिग्नल लेके जा रहे हैं हार्ट तक, ठीक है, उनको यूज़ करेगा। अभी जो नर्व दिख रही है आपको, ठीक है, ये हमारे पास ये जो नर्व है वेगस नर्व, ठीक है, ये नर्व ऐसे नोड के आसपास होगी, ठीक है। अच्छा, अब ये क्या करेगी, हमारे पास इस नर्व की एंडिंग टर्मिनल पे बेसिकली हमारे पास क्या है, जब एक्शन पोटेंशियल जनरेट हुआ, सिग्नल यहाँ पर आया, सिग्नल यहाँ से आया बेसिकली इसमें, ठीक है, तो क्या करेगी, इन सिग्नल के रिस्पॉन्स में क्या करेगी, इन थैलियों में, इसकी नर्व में ही क्या है, हमारे पास थैलियाँ हैं, वेसिकल्स हैं, उनमें क्या है, एसिटाइलकोलिन बना हुआ है, ठीक है। तो ये नर्व टर्मिनल यानी कि नर्व का किनारा क्या करेगा, बिल्कुल आखिर का हिस्सा क्या करेगा, इन वेसिकल से, इन थैलियों से क्या कर देगा, एक्सोसाइटोसिस के जरिए क्या करेगा हमारे पास। आप जानते हैं एक्सोसाइटोसिस क्या होता है, बेसिकली हम देखिए नर्व है, ठीक है, तो बेसिकली मेरे पास फॉर एग्जाम्पल ये नर्व का किनारा है, ठीक है, तो होगा क्या, हमारे पास जो थैलियाँ थी इनमें एसिटाइलकोलिन बना हुआ है, ठीक है। तो ये थैलियाँ क्या करेंगी, दीवार के चिपकेंगी, ठीक है, और खुल जाएगी। क्या होंगी, खुल जाएंगी, यहाँ भी ऐसी होगा, खुल जाएंगी। जब ये खुल जाएंगे तो क्या होगा, जो इन एसिटाइलकोलिन बना हुआ था वो क्या कर देंगे, बाहर रिलीज कर देंगे, ठीक है। और बाहर क्या है, ऐसे नोड, ठीक है, ऐसे नोड के पास क्या है, रिसेप्टर्स हैं स्पेसिफिक, वो फौरन से ही एसिटाइलकोलिन को पहचान लेंगे। जब पहचान लेंगे तो बेसिकली इस पर आगे लग जाएंगे। जब लग जाएंगे तो क्या काम होगा, हमारे पास एक इम्पॉर्टेंट काम होगा, हमारे पास ऐसे नोड के ऊपर लगने से, एसिटाइलकोलिन के लगने से क्या हो रहा है, ऐसे नोड के सेल्स जो हैं, ठीक है, उनमें जो पोटेशियम चैनल्स हैं वो क्या हो गए, खुल गए। अब पोटेशियम क्या हो रहा है हमारे पास, ये ऐसे नोड है, ठीक है, मैंने ऐसे नोड को बड़ा किया, ठीक है। तो पोटेशियम हमारे पास जो आयन थे वो क्या जा रहे हैं, सेल से बाहर जा रहे हैं,
ठीक है, सेल से बाहर जा रहे हैं तो सेल के अंदर का माहौल कैसा हो रहा है, नेगेटिव। ठीक है, सेल के अंदर का माहौल कैसा हो गया, नेगेटिव। ठीक है, यानी कि पूरा SN क्या हो रहा है, नेगेटिव। तो इस तरीके से क्या हो जाएगा हमारे पास जो क्योंकि हम जानते हैं SN क्या करता है, शुरू करता है ना, यानी कि हार्ट ये प्रोसेस शुरू करता है। ठीक है, तो अब इससे क्या होगा, हमारे पास जो नेक्स्ट एक्शन पोटेंशियल होगा उसको स्टार्ट करने में टाइम लगेगा। ठीक है, तो इस तरीके से क्या हो जाएगा हमारे पास, जब नेक्स्ट एक्शन पोटेंशियल स्टार्ट ही देर से हो रहा है तो जो दिल की धड़कन है वो खुद ब खुद क्या हो जाएगी, थोड़ा स्लो हो जाएगी। और जब धड़कन स्लो हो रही है तो ऑलरेडी हमारे पास जो खून का प्रेशर है वो भी थोड़ा कम हो जाएगा। दूसरी चीज़ जो होगी हमारे पास वो होगी पोस्ट गैंग्लियन न्यूरॉन के ज़रिए। ठीक है, यानी कि पोस्ट गैंग्लियन नर्व के ज़रिए। अभी जो नर्व्स हैं हमारे पास, पोस्ट गैंग्लियन नर्व्स, ये बॉडी में जहाँ जहाँ हमारे पास आर्ट्रियोल है, ठीक है, वहाँ फैले हुए, यानी कि बॉडी में हर जगह जहाँ जहाँ आर्ट्रियोल है वहाँ वहाँ ये नर्व्स फैली हुई है। ठीक है, और ये नर्व्स करती है कि हमारे पास ये नर्व बेसिकली हमारे पास जो आर्ट्रियोल है, ठीक है, ये आर्ट्रियोल है फॉर एग्जाम्पल, आर्ट्रियोल की जो टोन है उसको सही करने के काम आती हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें, हमारे पास ये जो नर्व्स हैं ये क्या करती हैं, हर वक्त थोड़ा थोड़ा बिल्कुल स्मॉल अमाउंट में नॉरएपिनेफ्रिन को क्या करती रहती हैं, इन बेसिकली हमारे पास ये जो आर्ट्रियोल है इनकी दीवारें हैं, इनमें स्मूथ मसल है। ठीक है, ये स्मूथ मसल बनी हुई है और इन दीवारों में क्या होता है, हमारे पास रिसेप्टर्स होते हैं कुछ। ठीक है, तो उन पर ये छिड़कती रहेंगी नॉरएपिनेफ्रिन। ठीक है, और इसके रिजल्ट में क्या होता है, ये आर्ट्रियोल जो होती है हमारे पास हर वक्त क्या होती है, हल्की हल्की टाइट होती है। इस हम टाइटनेस को क्या कहते हैं, बेसिकली सिंपैथेटिक टोन कहते हैं। क्या कहते हैं, सिंपैथेटिक टोन। ये जो नालियाँ हैं इनकी दीवारें मिलके किस मसल से बनी हुई है, उसका नाम है स्मूथ मसल। ठीक है, और रिसेप्टर कौन से हैं, अल्फा 1 रिसेप्टर। अब नॉरएपिनेफ्रिन यहाँ पर आया, इस रिसेप्टर पर लगा, तो रिसेप्टर के लगने पर क्या होगा, यानी कि अल्फा 1 रिसेप्टर पर लगने से क्या होगा, हमारे पास जो आर्ट्रियोल्स होंगी थोड़ी सी कॉन्स्ट्रेक्ट, यानी कि थोड़ी सी टाइट हो जाएंगी। अब दिमाग ने ये चीज़ फील कर ली है कि बॉडी में क्या है, खून का प्रेशर हाई है। ठीक है, तो दिमाग क्या करेगा हमारे पास, इन नर्व्स के जरिए, नर्व्स क्या करेंगे हमारे पास हर वक्त, हमने कहा ना हर वक्त, और 24 आवर्स क्या करेंगे, नॉरएपिनेफ्रिन को हमारे पास छिड़काव करिए आर्टरीज पर। ठीक है, तो नॉरएपिनेफ्रिन का ये जो रिलीज़ होना है, ठीक है, पहले भी हल्का हल्का हो रहा था, अब इससे भी कम हो जाएगा। ठीक है, 0% नहीं होगा। ठीक है, अगर ऐसा होगा तो हमारे पास जो खून की नालियाँ हैं, जो आर्टरीज हैं, वो बिल्कुल ढीली पड़ जाएंगी और बॉडी क्या हो जाएगी, शॉक में चली जाएगी। ठीक है, ऐसा नहीं होगा। अब भी नॉरएपिनेफ्रिन रिलीज़ हो रहा है हमारे पास इन आर्टरीज के ऊपर, लेकिन उसकी क्वांटिटी उससे भी कम हो गई। तो इससे क्या हो जाएगा, हमारे पास जो ल्यूमेन होता है, जो बेसिकली बीच का हिस्सा होता है, ठीक है, हम बात करें खून की नालियों का, ठीक है, तो बीच के हिस्से को क्या कहते हैं, ल्यूमेन, जिससे खून गुजर रहा होता है। ठीक है, तो ल्यूमेन क्या हो जाएगा, थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, क्योंकि अब क्या हो गया, ढीला पड़ गया। ठीक है, अब वो टोन जो थी, जो हमारे पास जो सिंपैथेटिक टोन कह रहे थे हम उसको, वो थोड़ी सी क्या हो गई, हमारे पास कम हो गई। ठीक है, और ये जो नर्व है ये बेसिकली कौन सिस्टम का हिस्सा है, ये हमारे पास सिंपैथेटिक सिस्टम का हिस्सा है, क्योंकि क्या रिलीज़ कर रही है, नॉरएपिनेफ्रिन रिलीज़ कर रही है। हम इसके बाद नेक्स्ट पढ़ेंगे सिंपैथेटिक न्यूरॉन। द अफेरेंट ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम इज इन टू द सिंपैथेटिक एंड द पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एज वेल एज द इंटेरिक नर्वस सिस्टम। यानी कि इफेरेंट मतलब क्या होता है, इफेरेंट यानी कि वो नर्व जो कि क्या करेंगे, सिग्नल लेके आएंगी ब्रेन से। ठीक है, तो उनको हम कहते हैं इफेरेंट। तो अगर हम बात करें इफेरेंट ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम की, तो उसकी 3 ब्रांचेस निकलती हैं। कौन कौन सी, एक है सिंपैथेटिक हमारे पास, एक है पैरासिम्पैथेटिक और एक है इंटेरिक नर्वस सिस्टम। यानी कि ये हमारे पास जो सिस्टम है, इनसे जो नर्व्स निकल रही होंगी, इन सिस्टम में जो नर्व्स निकल रही होंगी वो ब्रेन से सिग्नल लेके जा रही होंगी बॉडी के अंदर। अगर हम बात करेंगे सिंपैथेटिक की और बात करेंगे पैरासिम्पैथेटिक नर्व्स की, ठीक है, यानी कि इन सिस्टम की बात करेंगे, तो हम सिर्फ किसकी बात करेंगे, इफेरेंट नर्व्स की, यानी कि वो नर्व जो सिग्नल लेके आ रही होंगी ब्रेन से। ठीक है, लेकिन हमारे पास जो एक सिस्टम है इंटायरेक्ट नर्वस सिस्टम, ये बहुत ही स्पेशल सिस्टम है, क्योंकि इसमें हम अफेरेंट और इफेरेंट दोनों तरह की नर्व्स की बात करते हैं, क्योंकि सिस्टम क्या होता है, इंडिपेंडेंट सिस्टम होता है। ठीक है, इंडिपेंडेंट होता है और हमारे पास ये गट सिस्टम में होता है, यानी कि इसका एक अपना अलग अलग सिस्टम है। तो इसमें दोनों किस्म की नर्व्स होती हैं, अफेरेंट भी होती हैं, इफेरेंट भी होती हैं। अगली बात लिखी हुई कि एनाटॉमिकली द सिंपैथेटिक एंड द पैरासिम्पैथेटिक न्यूरॉन ओरिजिनेट इन द CNS एंड इमर्ज फ्रॉम 2 डिफरेंट स्पाइनल कॉर्ड रीजन। एनाटॉमिकली मतलब यहाँ हम किसके हिसाब से बात करेंगे, हम स्ट्रक्चर के हिसाब से बात करेंगे। ठीक है, इसलिए लिखा हुआ है एनाटॉमिकली। अगर लिखा हुआ था फिजियोलॉजिकली तो हम किसके हिसाब से बात कर रहे होते हैं, फंक्शन के हिसाब से। तो यहाँ लिखा हुआ दिख रहा है हमें कि क्या हो गया, ओरिजिनेट इन द CNS। क्या मतलब हुआ, यानी कि अगर हम बात करें सिंपैथेटिक सिस्टम की, अगर हम बात करें प्री सिंपैथेटिक सिस्टम की, यानी कि दोनों की हम नर्व्स की बात करें। ठीक है, अगर हम बात करें सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के नर्व्स की, ठीक है, तो इसका जो पहला नर्व होगा, यानी कि जो स्टार्टिंग होगी वो कहाँ से हो रही होगी, CNS से। ठीक है, यानी कि CNS मतलब क्या, ब्रेन या फिर स्पाइनल कॉर्ड से। जिसका पहला नर्व होगा जो प्री गैंग्लियोनिक न्यूरॉन होता है, ठीक है, उसकी जो सेल बॉडी होगी वो कहाँ होगी, वो ब्रेन में होगी या फिर हमारे पास स्पाइनल कॉर्ड में होगी। इस तरीके से अगर हम बात करें प्री सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की, तो इसका भी जो पहला हम बोल सकते हैं जो स्टार्टिंग होगी वो भी कहाँ होगी, ब्रेन से हो रही होगी या फिर हमारे पास स्पाइनल कॉर्ड से हो रही होगी। यानी कि उस नर्व की सेल बॉडी, पहले नर्व की सेल बॉडी कहाँ होगी, ब्रेन में होगी या फिर हमारे पास स्पाइनल कॉर्ड में होगी। इसीलिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि ओरिजिनेट इन द CNS। ठीक है, CNS से ही ओरिजिनेट हो रहे हैं।
अच्छा सॉरी, यहाँ पर एक बात क्लियर करने की ज़रूरत है कि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की बात करेंगे तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का जो नर्व होगा, इनकी जो स्टार्टिंग हो रही होगी वो स्पाइनल कॉर्ड से हो रही होगी, ठीक है। क्योंकि सिंपैथेटिक यानी कि फाइट एंड फ्लाइट का सिस्टम है, ठीक है। तो इसका जो नर्व का स्टार्टिंग होगा वो ब्रेन में नहीं होगा, ठीक है। तो ये बात याद रखनी है हमने, ठीक है। इसका रिलेशनशिप स्पाइनल कॉर्ड से है, ठीक है। जबकि पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम की बात करें तो इसका जो नर्व होगा उसकी सेल बॉडी या फिर हमारे पास ब्रेन में होगी या फिर हमारे पास कहाँ होगी, स्पाइनल कॉर्ड में होगी, ठीक है। अगर हम बात करें सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के नर्व्स की तो बेसिकली वो स्पाइनल कॉर्ड के दरमियान हिस्से से निकल रहे होते हैं। कौन से हिस्से से? मिडल पार्ट से निकल रहे होते हैं। पहला हिस्सा है थॉरेसिक, ठीक है, यानी कि T1 से T12 की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो हमारे पास यानी कि जो हमारी चेस्ट है उसके बिल्कुल पीछे वाला हिस्सा, ठीक है, तो वहाँ से निकल रही होती हैं नर्व्स। दूसरा हिस्सा हमारे पास है लंबर, यानी कि L1, L2 और L3, ठीक है। अच्छा, हमारे पास जो लोअर बैक होती है, हमारा लोअर बैक के बिल्कुल इसका ऊपर वाला हिस्सा ये लंबर रीजन कहलाता है, ठीक है। तो यहाँ से नर्व निकल रही होती है, तो इसीलिए हम जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है इसको हम थोरैको लंबर रीजन भी कहते हैं, थोड़ा लंबर सिस्टम भी कहते हैं बेसिकली। जबकि जो पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम की नर्व्स होंगी वो कहाँ से निकल रही होंगी, स्पाइनल कॉर्ड के बिल्कुल स्टार्टिंग वाले हिस्से से और लोअर हिस्से से, ठीक है। लोअर वाले को क्या कहते हैं हम, सैक्रल रीजन कहते हैं, ऊपर वाले को हम क्या कहेंगे, क्रेनियल रीजन, ठीक है। तो इसलिए हम पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम जो होता है उसका एक और नाम ये भी होता है क्रेनियो सैक्रल सिस्टम, ठीक है। तो हम इसको ये भी बोल सकते हैं क्रेनियो सैक्रल डिवीजन, ठीक है। आई थिंक अब ये बात क्लियर हो गई होगी कि यहाँ पर जो लिखा है फ्रॉम टू डिफरेंट स्पाइनल कॉर्ड रीजन, ठीक है। तो आगे चलते हैं, आगे लिखा हुआ है कि दी प्री गैंग्लियोनिक न्यूरॉन ऑफ द सिंपैथेटिक सिस्टम कम फ्रॉम द थोरेसिक एंड द लंबर रीजन T1 to L2 of the spinal cord and they synapse into cord-like chains of ganglia that run close to and in parallel on each side of the spinal cord. अब यहाँ पर देखें एक बात लिखी हुई है कि प्री लिखा है। प्री का मतलब क्या होता है, पहले, यानी कि हम जब बात करें कि सिंपैथेटिक सिस्टम की बात करें तो उसकी जो नर्व्स है वो कहाँ से निकल रही है, जैसे बात की हमारे पास स्पाइनल कॉर्ड के दरमियान हिस्से से निकल रही है, ठीक है। थोरेसिक और लंबर रीजन से निकल रही है, ठीक है। अच्छा, तो हम बेसिकली जो थोरेसिक है और लंबर रीजन यहाँ से क्या निकल रही है, इसकी नर्व्स निकल रही है सिंपैथेटिक सिस्टम की, ठीक है। तो इन नर्व्स को हम क्या कहेंगे, प्री गैंग्लियोनिक नर्व कहेंगे। प्री मतलब यानी कि हम प्री इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि अपने स्टेशन तक नहीं पहुँचे, इनका टारगेट था वहाँ तक नहीं पहुँचेंगे, बीच में इनको रुकना पड़ेगा, थोड़ा सा इनको स्टेशन होगा। अच्छा, इसके बाद जो हमारे पास चीज़ है ना वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हम बोल सकते हैं क्यों, क्योंकि हमारे पास जो प्री गैंग्लियोनिक न्यूरॉन है, ठीक है, इसकी जो नर्व्स हैं वो डायरेक्ट नहीं जाएंगी हमारे पास, ठीक है। ये प्री गैंग्लियन है हमारे पास, ठीक है, ये निकल रहा है हमारे पास। सिंपैथेटिक सिस्टम की बात करें तो बेसिकली कहाँ से निकलेगा, स्पाइनल कॉर्ड के दरमियान हिस्से से, ठीक है। जब ये निकले नर्व्स तो बेसिकली हमारे पास डायरेक्ट टारगेट ऑर्गन फॉर एग्जाम्पल जाना है, इसने हार्ट तक फॉर एग्जाम्पल जाना है, ठीक है। तो हार्ट तक डायरेक्ट नहीं जाएगी प्री गैंग्लियोनिक न्यूरॉन नर्व, जो ये हो जाएगी एक जगह रुक जाएगी, ठीक है। अब एक जगह रुक गई, ठीक है, तो हमारे पास जब ये एक जगह रुकेगी तो जहाँ रुकेगी तो उसके पास क्या होंगी, बहुत सारी हमारे पास नर्व की सेल बॉडीज़ होंगी, क्या होंगी, सेल बॉडीज़ होगी, ठीक है। तो कलेक्शन ऑफ नर्व सेल बॉडीज़, ठीक है, उनकी सेल बॉडी का कलेक्शन क्या कहलाता है, गैंग्लियन कहलाता है। क्या कहलाता है, गैंग्लियन। बेसिकली गैंग्लियन क्या है, प्लूरल लफ्ज़ है, ठीक है, प्लूरल है, ठीक है। अगर हम बात करें गैंग्लिया बोलें तो गैंग्लिया क्या है, सिंगुलर है, गैंग्लियन प्लूरल है। ये डायग्राम है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की और इसमें जो हमें कॉर्ड दिखाई दे रही है, जगह जगह गुच्छे दिखाई दे रहे हैं, ये गैंग्लियन बेसिकली हमारे पास जो है, ठीक है। ये जो गैंग्लियन है हमारे पास ये सिंपैथेटिक सिस्टम का हिस्सा है, ठीक है। अब ये हमारे पास सिंपैथेटिक सिस्टम में देखें तो एक गैंग्लियन नहीं है, यानी कि बहुत सारे गैंग्लियन दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर, 1 2 3, यानी कि बहुत सारे गैंग्लियन है, ठीक है। तो बेसिकली हमारे पास हर उसकी लेवल की रिक्वायरमेंट अलग है। जैसे कि अगर हम बात करें T1 से जो गैंग्लियन निकल रहा है बेसिकली, ठीक है, वो क्या करें, हमारे पास हमारी आंखों और सर को सिग्नल दे रहा है, ठीक है। अगर हम बात करें T4 की तो T4 बेसिकली क्या करे, दिल को सिग्नल दे रहा है। तो हर लेवल की रिक्वायरमेंट के मुताबिक क्या है, गैंग्लियन है, ठीक है। और गैंग्लियन पे आके क्या होता है, सिग्नल मल्टीप्लाई होता है। हम ये बात जानते हैं कि सिग्नल जो होगा एक ही दम से क्या होगा, बहुत सारी नर्व्स में जाएगा। और इसी चीज़ को कहा गया है कॉर्ड लाइक गैंग्लियन, यानी कि हमारे पास एक रस्सी की तरह है, यानी कि बहुत सारे गैंग्लियन क्या है हमारे पास एक ही सीक्वेंस में, एक ही लाइन में। ये जो कॉर्ड लाइक गैंग्लियन है ये सिर्फ एक साइड पे नहीं होंगे बल्कि स्पाइनल कॉर्ड के बोथ साइड पे होंगे, राइट साइड पे भी और लेफ्ट साइड पे भी होंगे। अब देखते हैं हम साइनेप्स यहाँ पर लिखा हुआ है। देखिए साइनेप्स क्या होता है हमारे पास, साइनेप्स बेसिकली 3 चीज़ों का मजमूआ होता है। इसमें हमारे पास प्री साइनेप्टिक नर्व भी होती है, ठीक है, और जहाँ नर्व के दरमियान गैप होता है बिल्कुल हल्का सा, उसको हम कहते हैं साइनेप्टिक क्लेफ्ट, ठीक है। तो प्री साइनेप्टिक नर्व एंड साइनेप्टिक क्लेफ्ट एंड पोस्ट साइनेप्टिक नर्व, ठीक है। तो 3 चीज़ों से मिलके हम जो 3 चीज़ों को मिला के टर्म इस्तेमाल होती है उसको हम कहते हैं साइनेप्स, ठीक है। तो बेसिकली हमारे पास अब हम इस पूरी बात का मतलब समझते हैं।